Hello students, here our next lecture of class 12 subject biology. Here our next unit genetics and evolution. Genetic and evolution ये हमारे genetics and evolution का ये next unit है हमारी biology की genetic and evolution. इसमें हमने chapter पढ़ने हैं कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमने पढ़ना है. सेकंड चैप्टर जो हमने इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट का सेकंड चैप्टर, और वैसे बुक का 6th चैप्टर हमने पढ़ना है. कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आपके स्टार्ट, हालांकि सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं. और इसके बाद आएगा इसमें इवोल्यूशन, इस यूनिट का 3rd चैप्टर और हमारी बुक का 7th चैप्टर. ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5. पहले चैप्टर नेम लिख लेते हैं, प्रिंसिपल principles of inheritance and variation. अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर स्टार्ट करें, हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि ये यूनिट किसकी है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. तो इससे पहले हम चैप्टर पढ़े, हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में जाने, तो हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा कि जेनेटिक्स क्या होती है. ठीक है, पहले हमें जेनेटिक्स भी तो पता होना चाहिए ना. जेनेटिक्स पता होगा तभी तो आप अंदर का पढ़ पाएंगे. आपको जेनेटिक्स ही नहीं पता है क्या है और उसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई. तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा जेनेटिक्स की. ठीक है, GENETICS. जेनेटिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म को पढ़ना और कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं वो पढ़ना. और कॉज ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, हेरिडिटी में जो वेरिएशंस आते हैं उनके बारे में पढ़ना. या सीधे सीधे अगर हम बोलें तो जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन बता देती हूँ पहले जो हमने चैप्टर में पढ़ना है. तो genetics is the branch of biology which deals with the inheritance as well as variations of characters from parents to their offsprings. तो ऑफस्प्रिंग मतलब हो गया यंग वन, उनके बच्चे, पेरेंट्स आपको पता है. तो जेनेटिक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की. अभी मैं आपको इनहेरिटेंस भी एक्सप्लेन करूंगी, इनहेरिटेंस क्या होता है, और वेरिएशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस, मैं दोनों ही चीज़ें आपको बताऊंगी. इससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स पूरी बुक आपको मिलेगी. जब आप आगे अगर बायोलॉजी ही पढ़ेंगे तो आपको एक पूरी बुक जेनेटिक्स की मिलेगी, पूरा पोर्शन आपको जेनेटिक्स का मिलता है. इसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. जेनेटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में और साथ ही साथ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में, जिसमें कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं. उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हमारी वैसे भी बायो में सब कुछ हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, हमारी बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है. तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आया है हमारा ये चैप्टर, जहाँ पे आप जानेंगे कि हम क्यों अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं.
हमारे ये कैरेक्टर हमारे हम में कैसे आते हैं, हमारे पेरेंट्स के जैसे, हम पेरेंट्स की तरह क्यों, हम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं पेरेंट्स से, मतलब थोड़ा बहुत हमें लगता है, आइडिया आता है कि हाँ ये हमारे पेरेंट्स हैं, या कोई बोलेगा कि हाँ आप इनके बच्चे हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस चैप्टर में पढ़नी है। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिलती है, या कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ये कैरेक्टर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो जेनेटिक्स हमने पढ़ा। जेनेटिक्स के बाद मैं आपको बताऊंगी इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? Inheritance is the process by which characters or traits are passed from parents to their progeny, that is from one generation to next. It is the basis of heredity. ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब है, नॉर्मली इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जो है वो बेसिस है किसका? हेरिडिटी का। इसमें क्या होता है, मीन्स कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम बहुत सारे मैटर्स में या बहुत सारी चीज़ों में अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, भले हमारी आई कलर हो, हमारा फेस हो, हमारा बॉडी कलर है, हमारे हेयर हैं, हेयर कर्ली हेयर हैं या स्ट्रेट हेयर हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो मिलती है बेटा वो हमें पेरेंट्स से हमारे मिलती हैं। ठीक है, तो यही इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं जो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स उन्हें कहा जाता है। नॉर्मली पेरेंट्स के जो ट्रेड्स हैं, हेयर का ट्रेड कैसा है, आइज का ट्रेड कैसा है, वो ट्रेड जब अगली जनरेशन तक यानी कि उनके बच्चों तक पहुंचता है तो उसे इनहेरिटेंस कह दिया जाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हम लिखेंगे inheritance is the process by which characters or traits are passed फ्रॉम पेरेंट्स से बच्चों में जाना, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी दैट इज, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, आई होप आपको जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस समझ में। जेनेटिक्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। तो हमने कहा कि जब हम कह रहे हैं कि जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे, वेरिएशन की बात करेंगे, तो हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन भी तो पता होना चाहिए ना। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स में हैं और वो कैरेक्टर बच्चों में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी स्टडी जिसमें करते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, या उसे इनहेरिटेंस कह दिया जाता है। पेरेंट्स से कैरेक्टर का बच्चों में जाना, ठीक है, ट्रेड्स का पास होना, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो उसी को हमने क्या कह दिया? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज वेरिएशन। वेरिएशन का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है ना? चेंजेस। अच्छा, अब देखिए, अब हमने कहा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और उस वजह से हम सिमिलर दिखते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखते हैं ना अपने पेरेंट्स से, तो वही है वेरिएशन। जो चेंजेस आते हैं, क्यों वो चेंजेस आते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स सेम नहीं आते हैं, हम सेम नहीं नजर आते हैं, तो ये होता है हमारा वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन क्या होता है? जहाँ पे एक डिग्री होती है, जहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है ऑफस्प्रिंग अपने मम्मी पापा से या अपने पेरेंट्स से। ठीक है, या आप कह सकते हैं द डिफरेंसेस शोन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज एंड ऑल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट आर रेफर टू एज वेरिएशन। जैसे कि हम जैसे 2 या 3 भाई बहन हैं तो वो भी तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं ना, वो जेरोक्स कॉपी थोड़ी होते हैं एक दूसरे के, जेरोक्स कॉपी की तरह थोड़ी ना दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं ना। तो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन मीन्स चेंजेस, तो बॉडी में ही, और ना ही पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई देते हैं। हाँ, इतने सिमिलर जरूर होते हैं कि पता चल जाता है कि ये इनकी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग होते हैं, ये भी नहीं, और बिल्कुल सेम होते हैं ऐसा भी हम नहीं कहते हैं। तो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है वेरिएशन। तो यानी कि वेरिएशन इज द डिग्री by which
प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स। ये तो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हो ना, हमने 10th में भी पढ़ा था ये। प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है नहीं हमारा। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगी चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में हमने नॉर्मली क्या क्या पढ़ना है ना। इस चैप्टर में हमने मेंडल के लॉज पढ़ने हैं। मेन जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में मेंडल के लॉ हमने पढ़ने हैं, और इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस हमने पढ़ना है, 2 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ना है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ना है, कैसे मेल और फीमेल बनते हैं, और म्यूटेशन हमने पढ़ना है। म्यूटेशन मीन्स होता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना या कुछ चेंजेस जो आते हैं वो हमने पढ़ना है, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हमने बात करनी है। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमने कवर करने हैं अपने इस चैप्टर में। थोड़ा लेंदी चैप्टर हमारा ये है, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको नया नया मैटर मिलेगा, और इसमें से आधे से ज़्यादा तो आप पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए ये कॉमनली देखा जाता है। मैं अगर चैप्टर को अब स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं स्टार्ट करूँगी कि ये देखा गया है कि जो एक स्पीसीज़ के जो मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, एक ही स्पीसीज़ के जो मेंबर हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, और साथ जैसे कि अगर हम एक हॉर्स की बात करें तो एक हॉर्स सेम होता है दूसरे हॉर्स की तरह। अपने ग्रुप के जो दूसरे हॉर्स हैं, अपने ग्रुप के जो अपनी स्पीसीज़ के दो दूसरे हॉर्स हैं, उनकी तरह दिखाई देता है। एक रोज प्लांट दूसरे रोज प्लांट की तरह दिखाई देता है, भले कलर अलग है, उनकी स्पीसीज अलग है, लेकिन कुछ बहुत सिमिलरिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, तो और ऐसे ही ये नेचुरल है, क्योंकि हॉर्स क्या करेंगे, हॉर्स अपने ही जैसे नए रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे नए हॉर्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे रोज का भी है, एक रोज का प्लांट बहुत ज्यादा रोज प्लांट को देता है, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट की तरह भी वो दिखाई देते हैं, है ना, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की तरह भी वो दिखाई देते हैं कि अच्छा ये तो अपने दादाजी की तरह दिखता है, ये तो अपने दादाजी के पापा की तरह दिखता है, या अपने पापा के दादाजी की तरह दिखता है। ऐसे भी कहने को या सुनने को हमें मिलता है ना काफ़ी टाइम। तो ये कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? अगर आप न्यू बॉर्न इन्फेंट को देखेंगे तो जो मतलब कोई छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है, लोग ऐसे कहने लग जाते हैं ना नॉर्मली कि अच्छा इसकी नोज तो अपने फादर की तरह है, अच्छा इसके आईज इसकी तरह हैं। तो ये एक रिसेम्बलेंस है इंडिविजुअल में, जो थोड़ी बहुत एक एफोरिज्म के आता है, लाइक बिगेट लाइक उसे हम कहते हैं। इसमें ये इम्प्लाई होता है, हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी पे ये इम्प्लाई किया जाता है, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। क्योंकि अब सिमिलर क्यों नहीं होते, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देती हूँ। नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, उनमें 50% कैरेक्टर किसमें है, किसके हैं, मेल पेरेंट के हैं। 50% कैरेक्टर भी मैं नहीं बोलूँगी, हम बोलेंगे 50% क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम मेल के हैं, और 50% क्रोमोसोम यानी कि 23 क्रोमोसोम किसके हैं, फीमेल के हैं। तो अब भाई अगर एक ही का अगर आप चाह रहे हैं कि वो मेल पेरेंट की तरह दिखे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 46 के 46 क्रोमोसोम मेल से आए, तभी तो सिमिलर दिख सकता है ना। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर तो आ ही नहीं सकते हैं। तो दोनों ही पेरेंट से 23 क्रोमोसोम्स आने की वजह से हम एग्जैक्टली अपने एक पेरेंट की तरह या दो पेरेंट की तरह तो सेम दिख नहीं सकता। एक ही तो चेहरा है ना, दोनों की तरह कैसे दिखेंगे, और एक ही की तरह भी नहीं दिख सकते हैं। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हमारे पास दोनों की होती है। ठीक है, थोड़े बहुत कैरेक्टर हमारे पास दोनों के होते हैं, और उन कैरेक्टर्स के अलावा भी हमारे अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि वेरिएशन से आते हैं। ठीक है, अब आया ना समझ में? पहले क्या होता है, गैमेट फ्यूज हुआ तो 23 क्रोमोसोम मेल से मिले, 23 क्रोमोसोम फीमेल से मिले। तो ये इंश्योर करता है कि आपके पास मेल पेरेंट के भी फीमेल पेरेंट के भी दोनों के कैरेक्टर हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक्जैक्टली मेल पेरेंट की तरह दिखते हो, एक्जैक्टली फीमेल पेरेंट की तरह दिखते हो सकता है आपकी आईज मेल पेरेंट की तरह दिखती हैं तो आपके हेयर्स फीमेल पेरेंट की तरह हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक की आईज है तो दूसरे की हेयर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है आप थोड़े ज्यादा कैरेक्टर में मेल पेरेंट की तरह दिखते हो, कुछ कम कैरेक्टर्स हैं जो आपके फीमेल पेरेंट की तरह हो, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी आप एग्जैक्टली नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये कि कुछ हमारी बॉडी कुछ ऐसा करती है कि कुछ चेंजेस तो लेके आती है जिसमें हमारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो। ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं, वेरिएशन से हमारे आते हैं। ठीक है,
तो जो सिमिलैरिटीज़ है, जो डिफरेंसेस हैं एक ही स्पीसीज के मेंबर में, ये कोइंसिडेंशियल नहीं होता है। एक रिसीव किया जाता है, मतलब कि यंग वन से जो कैरेक्टर आते हैं उसके बेसिस पे, और जो चेंजेस होते हैं, जो चांस मिलता है चेंज होने का, उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगी वेरिएशन। मैं आपको थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में बताना चाहती हूँ। वेरिएशन होता है द डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एंड ऑफस्प्रिंग of the same parents are referred to as variation, या variation is the degree by which progeny differ from their parents। ठीक है, तो वेरिएशन अगर या और करके मैं आपको बताऊं तो वेरिएशन में मैं बोलूंगी द differences among the members of a species and offspring of the same parent are referred to as variations या वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन हमने कहा कि जो डिफरेंसेस आते हैं एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, या ऑफस्प्रिंग में अपने पेरेंट्स से जो डिफरेंसेस आते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन हम कह देते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म वेरिएशन को शो करता है, उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होंगे। इनफैक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी बेसिस पे खुद को एडेप्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस के बेसिस पे एडेप्ट करते हैं, और इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन वो अलग होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, और अगर वो चेंजेस नहीं लाए, अगर उनकी बॉडी में चेंजेस नहीं आए, तो वो नहीं रह पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस इन्वायरमेंट में। तो सर्वाइव वही कर सकता है जो अपने बेसिस, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के बेसिस पे खुद की बॉडी, जिसकी बॉडी एडेप्ट करेगी, वही फिट होगा सर्वाइवल के लिए, जो कि हम 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में नॉर्मली दो टाइप का नेचर ऑफ सेल के बेसिस पे दो टाइप का वेरिएशन मैं आपको बताऊंगी। दो टाइप का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। एक तो होता है हमारा सोमेटोजेनिक वेरिएशन और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा, और सोमेटोजेनिक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सोमेटोजेनिक, और दूसरा हमारा होता है जर्मिनल वेरिएशन। ओके, और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी इसे कहा जाता है, ब्लास्टोजेनिक। ठीक है, अब देखिए सोमेटिक वेरिएशन, हमारी बॉडी में सोमेटिक सेल होते हैं और जर्मिनल सेल होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग टाइप का ग्रुप होता है सेल्स का, एक को सोमेटिक सेल और दूसरे को जर्मिनल सेल भी कहा जाता है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम सोमेटोजेनिक की बात करते हैं तो सोमेटोजेनिक जो वेरिएशन होता है ये भी फिर अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके टाइप होते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस, दूसरा लाइट के बेसिस पे, और मीडियम या हैबिटेट के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, और टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे भी सोमेटिक को डिवाइड किया गया है। और ऐसे ही और टाइप आता है, इसका मैं इधर कर देती हूँ, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसके बेसिस पे होता है।
और बहुत सारी अलग अलग बेसिस पे, या इतने बेसिस तो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं किसके, सोमेटिक वेरिएशन के। ठीक है, सोमेटिक के बाद जो हमारा जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है, हम उसकी बात करेंगे। उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सोमेटिक वेरिएशन से। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन अफेक्ट करता है सोमेटिक सेल्स को। सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? हमारे स्पर्म सेल और एग सेल को छोड़ के हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन्हें हम कह देते हैं सोमेटिक सेल। ठीक है, तो यानी कि स्पर्म और एग, हमारे गैमेट्स को छोड़ के, गैमेट सेल्स को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल है आपकी, हाथ की सेल, पैर की सेल, नोज की सेल, आईज की सेल, जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स हमारी किस में आएंगी? सोमेटिक सेल में। ठीक है, ये ना ही इनहेरिटेड होती हैं, मतलब कि ये ऐसी सेल हैं जो कि हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती हैं, और ना ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ये हमारी बॉडी से जाएंगी, मतलब ये इनहेरिटेड नहीं होती है। इनको हम क्या बोल सकते हैं फिर? एक्वायर्ड भी तो बोल सकते हैं ना। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या एक्वायर्ड सेल्स वो सेल जो कि हमें किसी भी पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से, या लास्ट किसी भी जनरेशन से, पिछली किसी जनरेशन से हमें नहीं मिली है, और ना ही वो हमारे थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नाइदर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स नॉर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इट इज एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ। तो ये वो होती हैं जो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में खुद ही एक्वायर करता है, खुद ही बाहर से लेता है, और बहुत बार ऐसा होता है, ये जो एक्वायर्ड होता है एक इंडिविजुअल की, उसकी अपनी लाइफ होती है, और जैसे उसकी डेथ होती है वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स को हो सकता है खाने में कोई चीज़ पसंद हो, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये आपका अपना एक्वायर्ड है, आपकी बॉडी की अपनी एक डिज़ायर है कि आपको वो पसंद नहीं है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है जो आपके पेरेंट्स को पसंद है खाने में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक टर्म आपने सुना होगा कि जरूरी नहीं कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर के बच्चे हमेशा डॉक्टर ही बने, उनका कुछ और एम भी तो हो सकता है ना। वो क्या? एक एक्वायर्ड ट्रेट है, उनकी अपनी एक थिंकिंग है, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ वो रहते हैं, या जैसे उनके फ्रेंड है, जैसा उनका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो अपना एम सेट करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारे पेरेंट डॉक्टर हैं या हमारे पेरेंट्स टीचर हैं तो हमें भी टीचर बनना है, ऐसा नहीं होता ना। ये तो फिर जेनेटिक हो जाता, या ये फिर क्या हो जाता? ब्लास्टोजेनिक हो जाता, या जर्मिनल हो जाता कि हाँ वही एक ट्रेंड चला आ रहा है कि यही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी हम तो वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोमेटिक वेरिएशन का जो रीजन है, कॉज जो इसका है, वो ये है कि ये नॉर्मली 3 टाइप के फैक्टर इसमें होते हैं, या नॉर्मली जो फैक्टर्स इसमें है ना, जैसे एनवायरनमेंट है, यूज एंड डिसयूज है, या कॉन्शियस एफर्ट जो होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ये अफेक्ट करती हैं नॉर्मली सोमेटिक वेरिएशन को। मतलब कि टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, लाइट, न्यूट्रिशन, ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेन कॉज हैं जिसकी वजह से सोमेटिक वेरिएशन होता है। सेल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी के सेल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका कॉज है टेम्परेचर, उसका कॉज है हमारा एनवायरनमेंट, उसका कॉज है लाइट, उसका कॉज है न्यूट्रिशन, उसका कॉज है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और ऐसे ही बहुत सारे कॉज हैं जिस वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं एनवायरनमेंट की आपको बताऊं, या एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट अब देखो ये अलग अलग फैक्टर नहीं है, इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये इन्वायरमेंट के ही तो अंदर आते हैं ना। तो इन्वायरमेंट इन सारे फैक्टर को इंक्लूड करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आते हैं वो उसकी हैबिटेट की वजह से, जिस जगह पे वो रह रहा है, जैसी उसको लाइट मिल रही है, जिस उसकी जगह का जैसा टेम्परेचर है, कैसा खाना वो खा रहा है, न्यूट्रिशन में आ गया, एयर उसे कैसे मिल रही है, कितना प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, एनिमीज उसके आसपास, ये सब कौन इंक्लूड करता है? हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो किसी भी, और एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल से ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट को। अब क्यों करता है? क्योंकि प्लांट उसी जगह में रहते हैं, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, जबकि एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि प्लांट्स नहीं रखते हैं, प्लांट्स के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। तो इस बेसिस पे जो हमें या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे सेल चेंज हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे
टेम्परेचर का अगर मैं एग्जांपल दूं, रैपिड इंक्रीज हो रहा है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेज आ रहा है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि टेम्परेचर अचानक से चेंजेज, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते ही जा रहा है और एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से हमारी बॉडी के सेल चेंज नहीं हुए ना, हम लोग चेंज नहीं हुए, या जो ऑर्गेनिज्म है, अदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनकी आने वाली जनरेशन अगर चेंज नहीं हुई, मॉडिफिकेशन के साथ नहीं हुई, अगर वो एडेप्ट नहीं कर पाई, तो उसकी स्पीसीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी को वेरिएशन इसीलिए आते हैं, वेरिएशन आने का रीज़न ही यही है कि हम अडेप्ट कर सकें। हम अडेप्ट करना मीन्स उस एनवायरनमेंट में हम रह सकें, उसके चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर सकें, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर सके, या हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं या हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बहुत एडवर्स कंडीशंस भी अगर आ जाती हैं तो बॉडी सर्वाइव कर पाए, वही हमारे वेरिएशन, यही रीज़न है वेरिएशंस के आने का। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आपको लाइट का एग्जाम्पल दूँ, लाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूली हैज जो फ्लैट फिश होती है ना, फ्लैट फिश होती है, उसके आंख में उसमें वो पिगमेंटेड होती है, पिगमेंटेशन होता है, और उसके आंखें दोनों साइड, उसके दोनों साइड में आइज होती है, छोटी छोटी सी आइज होती हैं। जो एडल्ट फिश है ना, उसकी हैबिचुअली, उसकी हैबिट ही ऐसी होती है कि वो क्या करती है, जब भी वो सोती है या जब भी वो रेस्ट करती है, तो हमेशा लेफ्ट साइड में सैंडी सी का जो फ्लोर होगा ना, उसके लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ के सो जाती है। यंग जो होती है नॉर्मली, जो एडल्ट फिश होती है, मतलब एक न्यूली हैच्ड फिश है, मतलब कि अभी अभी हैच हुई है फिश, अभी अभी हैचिंग हुई है, एग से अभी अभी निकली है वो, और वो क्या होती है, पिगमेंटेशन उसकी बॉडी में होता है और दोनों साइड में उसकी आइज होती हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि दोनों साइड में आइज होती है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसी की जो पेरेंट होता होगा या उसी की स्पीसीज का जो एडल्ट फिश है, एडल्ट फिश, वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड में ही सोता है और सैंडी सी के फ्लोर पे सो जाता है। ठीक है, सैंड जहाँ पे है वहाँ पे उस सी में सो जाता है, और साथ ही साथ ग्रेजुअली जो उसके लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है ना, मतलब कि जैसे ये फिश अगर हम मान रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड में सोई है, तो और वो जब यंग वन, जब वो बर्थ हुआ होगा उसका, वो बर्थ जब उसका हुआ तो वो दोनों साइड से पिगमेंटेड थी, मतलब कि बॉडी का कोई कलर था, पिगमेंटेशन था उसकी बॉडी में, तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ ही रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी में उस लेफ्ट साइड का पिगमेंटेशन खत्म, लेफ्ट साइड में पिगमेंटेशन रह ही नहीं रहा, उसका खत्म हो जा रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो लेफ्ट आई है ना, वो मूव हो जा रही है राइट की साइड को, लेफ्ट आई उसकी राइट की साइड को मूव हो जा रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पे को बोलें तो हम बोलेंगे कि अ न्यूली हैज फ्लैट फिश हैज पिगमेंटेशन एंड आई ऑन बोथ साइड, उसकी आंखें दोनों साइड थी, एंड द एडल्ट फिश हैबिचुअली रेस्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड ऑन द सैंडी सी फ्लोर। Gradually its left side loses pigmentation and its left eye move on to the right side। तो जो लेफ्ट आई है उसकी राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर गई। ठीक है, 10 अ फ्लैट फिश एक्वायर अ सोमेटिक वेरिएशन। तो ये क्या हुआ, सोमेटिक वेरिएशन ही तो हुआ ना, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब तो पेरेंट्स से तो उसको पिगमेंटेशन बॉडी मिली थी, पिगमेंटेड बॉडी मिली थी, दोनों साइड आंखें मिली थी, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो रहा, जैसे वो रहा उसके हिसाब से उसकी बॉडी चेंज हुई या नहीं हुई। मतलब कि अगर ये माने कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी वो डार्क ब्लैक कलर की थी, तो लेफ्ट साइड में ही हमेशा सोने की वजह से उसका जो डार्क ब्लैक कलर था लेफ्ट साइड का, वो खत्म हो गया, और जो उसकी आंखें थी वो राइट साइड की तरफ झुकने लगी या राइट साइड की तरफ अब आने लगी। ठीक है, तो ये हुआ या नहीं हुआ सोमेटिक वेरिएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, लाइट की वजह से ही तो हुआ ना, यहाँ पे लाइट का ही तो एग्जाम्पल रहा, क्योंकि लाइट की वजह से शायद पिगमेंटेशन हो रहा था, तो उस साइड उसको लाइट नहीं मिली, और जिस साइड उसको लाइट मिली उस साइड को उसकी आंखें झुक गई और वो पिगमेंटेशन उसका खत्म हो गया। तो आया समझ में, इतना मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, और उसका जो लेफ्ट साइड था वो धीरे धीरे वाइट हो गया, और जो वाइट साइड थी वो पिगमेंटेशन उसमें आ गया होगा, है ना। तो नॉर्मली ये एग्जांपल तो हम अपनी बॉडी में भी दे सकते हैं। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट की में अगर हम जाते हैं जहाँ पे बहुत तेज सनलाइट होती है, अगर हम वहाँ जा रहे हैं या बहुत टाइम के लिए अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी स्किन भी तो टैन हो जाती है ना, ब्लैक हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है हमारी स्किन भी। तो ये पिगमेंट क्या होता है, डार्क पिगमेंट होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट है वो हमारे एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो डीएनए में प्रेजेंट जो बॉन्ड होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और जल्दी से मेलानिन वहाँ पे एंटर करता है और हमारी स्किन को डार्क वो कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
है ना। तो मेलानिन, नॉर्मली मेलानिन का काम होता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, फिर जब भी सन की प्रेजेंस में जाती है, क्यों मेलानिन एक्टिवेट होता होगा, मेलानिन का काम है जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं जो सन से आ रही हैं उसे वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, और इसी वजह से टैनिंग होती है। और ये क्या है, एक एडेप्टिव वेरिएशन है, ठीक है, एक एडेप्टिव वेरिएशन है हमारी बॉडी का। और ऐसे ही प्लांट ग्रो करते हैं और मतलब प्लांट जो जहाँ पे ना लाइट नहीं मिल रही होगी, बहुत अच्छी लाइट नहीं है या नॉर्मल सी लाइट है, तो वहाँ पे वीक प्लांट होते हैं, बहुत पेल से, और इंटरनोड एक्वायर लॉन्ग इंटरनोड उनके पास होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं। और फुल सन वाले प्लांट जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज होती हैं, स्मॉल होती हैं, थिक लीव्स होती हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है। तो ये इसी वजह से होता है, लाइट की ही वजह से होता है। तो लाइट वाला फिनोमिना आया ना समझ में। लाइट वाले में हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा, एक तो ह्यूमन का पढ़ा, दूसरा फिश का पढ़ा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। दूसरा, अगर हम इसी की बात करते हैं, ये हम एनवायरनमेंट के ही अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, जिस जगह में वो रह रहा है, जिस मीडियम में वो रह रहा है, अगर उसकी बात अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा। तो जैसे ना तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर हम हैबिटेट की बात करें, जिस हैबिटेट जैसी जगह है उनकी, उस हिसाब से अगर उनकी बॉडी में चेंज आ रहा है, जैसे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उस जगह का, या जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस हिसाब से उनकी लीव्स, प्लांट की लीव्स नहीं डिवाइड है, उस जगह से उस एनिमल की जो बॉडी है नहीं चेंज कर पा रही है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है जिस एनवायरनमेंट में, जिस मीडियम में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से बॉडी में चेंजेस लाएं, जैसे कि वो फिश लाई, ठीक है, लाइट के कंपैरिजन में, लाइट के लिए लाई। फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन ना एक रिमार्केबल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल न्यूट्रिशन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि जैसे जो रिमार्केबल एग्जाम्पल है ना इसका, फूड अफोर्डेड बाय हनी बी, हनी बी का फूड लेने का तरीका, जैसा खाना वो खा रही है उस हिसाब से उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हनी बी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, हनी बी क्या है, आप सबने देखी है, मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं। तो देखो, जो लार्वा फेड ऑन बी ब्रेड होता है, पॉलन, देखो होता क्या है, लार्वा जो मीन्स कि वो जो हनी होता है वो क्या होता है, पॉलन मिक्स विद अ लिटिल हनी। लार्वा जो फीड करता है, बी ब्रेड खाता है, वो पॉलन होते हैं जो कि लिटिल हनी उनमें प्रेजेंट रहता है। तो यानी कि वो लार्वा, हनी बी के वो लार्वा, लार्वल फॉर्म में होते हैं ना पहले, तो हनी बी के वो लार्वा या वो ऑफ स्प्रिंग्स जो कि बी ब्रेड खाते हैं, बी ब्रेड या नेक्टर वाला जो पोर्शन खा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत हनी भी है उसमें और पॉलन ग्रेन्स भी हैं, पॉलन मिक्स वाले हनी खा रहे हैं, वो तो आगे जाके किस में चेंज हो जा रहे हैं, वर्कर में। वर्कर क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होती है, ठीक है। हनी बी के जो लार्वा बी ब्रेड खाते हैं, बी ब्रेड मीनिंग पॉलन मिक्स्ड विथ अ लिटिल हनी, वो जो खा रहे हैं वो ग्रो करते हैं वर्कर में। वर्कर क्या होती हैं, स्टेराइल फीमेल। एंड अ लार्वा फेड एंड रॉयल जेली, जो रॉयल जेली खा रहा है, मतलब कि वो सीक्रेशन खा रहा है किसका, नर्सिंग वर्कर के माउथ का जो सीक्रेशन है जो वो खा रहा है, जो मेन हनी जो बनाते हैं, मेन नेक्टर जो खा रहा है, वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्वीन में। और क्वीन क्या होती है, फर्टाइल फीमेल। स्टेराइल मीन्स वो जो कि फर्टाइल नहीं होगा, जो आगे जाके हनी बी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाएंगे, वो क्या हो गए, स्टेराइल। और फर्टाइल वो जो आगे जाके डेवलप होंगे और एक क्वीन में जो कन्वर्ट हो जाती है। तो अब देखिए होता क्या है, न्यूट्रिशन, हनी बी दो टाइप के हमें यहाँ पे को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो होते हैं वर्कर, जो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और ये क्या खाते हैं, पॉलन मिक्स विथ लिटिल हनी। दूसरी होती है क्वीन, जो होती है फर्टाइल, है ना, फर्टाइल होती है, और ये क्या खाती है, रॉयल जेली। तो जो रॉयल जेली खाता है हनी बी में, न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन मीन्स खाना ही तो है ना, तो हनी बी में वो हनी बी या वो लार्वा जो कि रॉयल जेली खा रहे हैं वो तो क्वीन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और वो जो रॉयल जेली ना खा के थोड़ा बहुत पॉलन जिनको दिया जा रहा है वो क्या बन जा रहे हैं, स्टेराइल बन जा रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप का न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हनी बी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दो टाइप का डेफिशिएंसी हो जा रही है उनकी बॉडी में, डेफिशिएंसी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जा रही है जिस वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, ये फर्टाइल फीमेल में कन्वर्ट हो जा रही है, ये भी फीमेल तो फीमेल ही है लेकिन स्टेराइल फीमेल में ये कन्वर्ट हो जा रही है।
ठीक है, तो आया होगा ना समझ में। तो उसके बाद आता है, अगर मैं आपसे बात करूं टेम्परेचर की, तो वही टेम्परेचर तो हम काफ़ी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी देर से मैं टेम्परेचर कह रही हूँ। टेम्परेचर के बेसिस पे वही, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट की हीट बढ़ रही है, वाटर लॉस हो रहा है, बॉडी से वाटर लॉस होगा, हीट बढ़ेगी। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में, यानी कि जिनकी बॉडी के सेल्स कुछ इस तरीके से चेंज हुए होंगे, या जिनकी बॉडी के सेल्स चेंज हो जाएंगे कि हाँ, हम इस हॉट इन्वायरमेंट में, इस वार्म इन्वायरमेंट में, इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट कर सकते हैं, तो वो जिंदा रह पाएंगे। अदरवाइज जो बाकी के जो होंगे वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन का यूज करना और उसका नहीं यूज करना। तो इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये एग्जांपल आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब ये कंटिन्यूअस यूज, किसी ऑर्गन का कंटिन्यूअस यूज करना बेटर बनाता है, ठीक है, उस ऑर्गन को बेटर बनाता है, जबकि कांस्टेंट डिसयूज जो होता है वो उसे धीरे 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 रिड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे एक प्लेयर है जो अपने मसल्स, मतलब जो अपने मसल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपने मसल्स पे बहुत ध्यान देता है, वो लगातार रेगुलर एक्सरसाइज करता है और एक स्ट्रॉन्गर मस्कुलर बॉडी उसे मिलती है। किसके कंपेयर में, उसके कंपेयर में जो एक्सरसाइज नहीं करता है, वो बहुत वीक लगेगा उसके सामने दूसरा, जो कि एक, क्योंकि उसने अपने मसल्स का यूज ही नहीं किया है ना, क्योंकि वो मसल्स का मतलब नॉर्मल मसल का यूज तो कर रहा है, किस चीज के लिए, नॉर्मल किसी छोटी सी चीज को उठाने के लिए, खाने के लिए, ग्रैब्स करने के लिए। जबकि दूसरा जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे कि ऑर्गन का कंटिन्यूअस यूज हो रहा है और हैवी फॉर्म में यूज हो रहा है। तो वो क्या करता है, उसके मसल्स स्ट्रांग होंगे, जिस चीज को हम यूज करेंगे वो स्ट्रांग रहेगा, है ना। और दूसरा अच्छा एग्जाम्पल, मैं इससे भी अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, दो लायन की हम बात करते हैं, दो शेर की हम बात कर रहे हैं। तो एक वो है जिसको कि जू में रखा गया, जो एक चिड़ियाघर में है, वो क्या होगा, वीक होता है दूसरे किसके कंपैरिजन में, उस शेर के कंपैरिजन में जो जंगल में। अब देखो, जो जू में शेर है ना, वो क्या करता है, अपने ऑर्गन्स का यूज तो करता ही नहीं है ना, उसे तो वो उतना ही काम करता है जितना उसे करवाया जाता है, और उसे टाइम टू टाइम खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है। जबकि दूसरा जो जंगल में रहता है, वो क्या कर रहा है, उसे भी भले ही खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने खाने की तलाश में कहाँ जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो हंटिंग कर रहा है, वो उसकी बॉडी क्या हो रही है, उसकी बॉडी के मसल्स काम कर रहे हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने मसल्स को यूज कर रहा है, अपने मसल्स का यूज करके अपने फूड को कैप्चर कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो फाइट कर रहा है, अदर जंगल के दूसरे जो जानवर हैं उनसे फाइट कर रहा है, उनको मार रहा है, तो उसकी बॉडी का यूज हो रहा है ना। जबकि वहां ऐसा नहीं हो रहा है, जू में ऐसा नहीं हो रहा है, उसे खाना दे दिया जा रहा है और वो खा रहा है। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो शेर या वो लायन ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो कि कहाँ है, जंगल में। ठीक है, तो क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है अपने फूड के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो दौड़ रहा है एक जगह, अगर एक जगह नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह जा रहा है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सोमेटिक वेरिएशंस हमारे हैं जो कि हमने पढ़े। इसी में सोमेटिक वेरिएशन में ना एक और आता है, क्या, कॉन्शियस एफर्ट उसे कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्योंकि हमें पता है ये वो वेरिएशन है जो जनरेशन टू जनरेशन तो जाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कॉन्शियस, अच्छा मैंने लिखा नहीं है ना ये, तो एक और होता है हमारा, इसको हम लिख देते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स। इसमें क्या होता है ना, ये मैन खुद ही प्रोड्यूस करते हैं सोमेटिक वेरिएशन लाने के लिए, अपनी बॉडी में सोमेटिक वेरिएशन के लिए ह्यूमन बीइंग खुद से ही ये करते हैं, या कुछ डोमेस्टिक एनिमल में इनमें ये किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैस्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है, डैमेजिंग ऑफ टेस्टिस। तो रिप्रोडक्शन, जब हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर नहीं जरूरत है, हम अगर किसी को जरूरत नहीं है कि वो आगे रिप्रोड्यूस रहे या रिप्रोडक्टिव रहे, फर्टाइल रहे, तो वो उस टाइम क्या कर देता है, वेसेक्टोमी कर देता है, ये मतलब कि टेस्टिस के जो पार्ट हैं उसको, वास्ट डिफरेंसेस जो है उसे क्या कर देता है, उसको ऑपरेट करवा लेता है, या उसे उसकी जो ट्यूब्स हैं उसे कट करवा लेता है। ठीक है, या किसी के, जैसे किसी जानवर के क्या कर देते हैं, सींग कट कर देते हैं, हॉर्न कट कर दिए जाते हैं। और क्या करते हैं, जैसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे प्लांट को शेप देने के लिए ट्रिमिंग कर देते हैं ना, उनकी देखा होगा आपने, ट्रिम कर दिया जाता है और बहुत अच्छा सा शेप उन्हें दे दिया जाता है। तो ये भी सोमेटिक वेरिएशन, ये कॉन्शियस इफेक्ट का एग्जांपल है। और साथ ही साथ यूरोपियन वुमेन क्या करती है ना, यूरोपियन वुमेन में एक वेयर्ड, नहीं, चाइनीज में होता है ऐसा कि वो क्या करते हैं ना, अपने पैरों को छोटा रखने के लिए वो बहुत टाइट
शूज़ पहनते हैं, उनको बचपन में ही बहुत टाइट टाइट शूज़ पहना दिए जाते हैं ताकि उनके पैरों की ग्रोथ ना बढ़े। और वेयर्ड हेयर होते हैं उनके, बेयर्ड वो बनाते हैं, उनकी स्टाइल सारी अलग अलग होती है। ये बहुत सारी, ये तो सब में ही होता है ना, बेयर्ड का शेप कोई अपनी कैसे रखना चाहता है, कोई कैसे रखना चाहता है। तो ये किस में आता है? कॉन्शियस एफर्ट में, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। अभी तक हमने सारे यही पढ़े हैं जो कि आफ्टर बर्थ, वो कैरेक्टर जो आफ्टर बर्थ एराइज होते हैं या आफ्टर बर्थ चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस हम लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोमेटिक वेरिएशन हम उसे कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सोमेटिक वेरिएशन तो समझ में आ गया है, इसके अलग अलग फॉर्म हमने पढ़ दिए। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा जर्मिनल वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जर्मिनल वेरिएशन की हम बात करेंगे, उसमें भी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और फिर हेरिडिटी की बात करेंगे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जो फैमिली थी, उनका जो कैसे वो पढ़े थे या कैसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, हम ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।